गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जून 21 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो मिलेट के बारे में रहेगा कि ये एक्चुअली कल वाला आर्टिकल है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। कल इसको हम लोग नहीं कर पाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि इसको हम थोड़ा एडिशनल आर्टिकल के अंदर रखते हैं। तो आज इसको हम लोग जो है करेंगे मिलेट प्रोडक्शन के बारे में इंडिया में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया था जीएस पेपर 3 में, उसको भी देखने वाले हैं। उसके अलावा आज योगा डे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो योगा डे के बारे में थोड़ा सा बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा उड़ीसा में अहमदाबाद के अंदर रथ यात्रा निकाली गई है, जगन्नाथ रथ यात्रा जो वहाँ पे निकाली जाती है, तो वहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा। उसके साथ साथ हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, तो हमारा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया लिमिटेड को लेके, तो दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे थे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो है जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा फैब इन इंडिया, देखिए सेमीकंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो कई बार हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो क्यों जरूरी होती है, इंडिया ने कौन कौन से इंसेंटिव यहाँ पे लिए हुए हैं। उन जनरल चीजों के बारे में आज यहाँ पे बात नहीं करूंगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कैसे चाइना ने अपने देश में जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप किया है और क्या क्या चाइना से हम लोग सीख सकते हैं। और सेमीकंडक्टर एक फैब जो एक बहुत बड़ी बेसिकली फैक्ट्री होती है, उसको सेटअप करना इतना मुश्किल क्यों होता है, तो ये थोड़ी सी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, जो कहता है किसके बारे में जी, मिलेट के बारे में बात करता है। योगा डे वाला टॉपिक इसके बाद में करेंगे। तो ये कल वाला आर्टिकल है, एफएम कॉल्स फॉर द एफर्ट टू पुश फार्मर्स टू कल्टीवेट मिलेट। तो इन्होंने दो चीजें बोली। एक तो चीज इन्होंने ये कही है कि भैया जो फार्मर्स ऑलरेडी मिलेट ग्रो कर रहे हैं, तो एक तो उनकी इनकम इंक्रीज करनी है। दूसरी बात, जो फार्मर अभी तक मिलेट ग्रो नहीं कर रहे थे, उनको मिलेट ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करना मतलब उनको इंसेंटिवाइज करना है, उनको मोटिवेट करना है। और फार्मर्स को मोटिवेट करने के सरकार के पास दो तरीके होते हैं, किसी भी चीज को करवाने के लिए सरकार के पास दो तरीके होती हैं। एक होता है स्टिक और एक होता है कैरेट। आप समझ ही गए होंगे। स्टिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप किसान ग्रो ना करें। ठीक है, जैसे उनका एमएसपी इंक्रीज नहीं करेंगे, कई बार किसी केस में एमएसपी डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जो इंसेंटिव दिए जाते थे, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो पहले सब्सिडी दी जाती थी वो देना बंद कर देती है सरकार, फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है, तो ये स्टिक होती है। तो सरकार जबरदस्ती किसानों को बोलती है कि आप ये चीज ग्रो मत करिए, आपको बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा होता है कैरेट। कैरेट में किसानों को इंसेंटिव दिए जाते हैं, आपको सब्सिडी दिया जाएगा फर्टिलाइजर के ऊपर, इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह फ्री कर दिया जाएगा, एमएसपी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो दोनों तरीके होते हैं। तो सरकार चाहती है एक तो जो किसान पहले से ही मिलेट ग्रो कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़े, जो किसान ग्रो नहीं कर रहे हैं वो मिलेट के अंदर में आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर फोकस किसके ऊपर रहता है, राइस और व्हीट के ऊपर रहता है। तो सरकार चाहती है भैया थोड़ा इससे हटके हम लोग मिलेट के ऊपर जाएं, क्योंकि मिलेट बहुत जरूरी है। 2023 को इंडिया की गाइडेंस में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है 2023 को एलेट मिलेट ईयर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इसको मिलेट ईयर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलेट बेसिकली है क्या, मिलेट को वैसे तो हम लोग मोटा अनाज कहते हैं, लेकिन इसकी साइज की बात करें तो इसके दाने का साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन इसको बोला मोटा अनाज जाता है। तो इसके मिलेट जो है वो स्मॉल ग्रेन्ड सीरियल क्रॉप होती हैं। ठीक है, वो भैया एक्सट्रीम वेदर के अंदर भी हो सकती हैं। मिनिमम केमिकल इनपुट चाहिए, मिनिमल फर्टिलाइजर चाहिए। देखिए बेनिफिट ही बेनिफिट नजर आ रहा है। हमारे दादा परदादाओं के जमाने में ना बहुत सारा मिलेट खाया जाता था, रागी, ज्वार, बाजरा। आजकल तो खाते नहीं है लोग, क्योंकि पहले क्या होता है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती थी, तो उस समय के लैंड के हिसाब से मिलेट ग्रो करना काफी आसान हुआ करता था। क्योंकि इसे हम लोग ग्रो करते थे तो ये हमारी फूड हैबिट का पार्ट भी हुआ करता था। आज के लोग ग्रो नहीं करते हैं तो फूड हैबिट का पार्ट भी नहीं है। तो फर्टिलाइजर की बहुत कम से कम रिक्वायरमेंट होती है इनको, केमिकल्स की बहुत कम से कम रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सट्रीम वेदर में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूटेन फ्री होते हैं, नॉन एलर्जिक होते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बाद में। ये न्यूट्री सीरियल्स होते हैं, तो ये भी थोड़ा हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। इनके अंदर विटामिन बी, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर्स वगैरह, फैटी एसिड्स वगैरह, एसेंशियल जो कैल्शियम आयरन वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा इसके हम लोग बाद में देखने वाले हैं। पहले ये देख लीजिए, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में मिलेट से। कहता है how has the emphasis on the cereal certain crops brought about changes in the cropping pattern in the recent past? Elaborate the emphasis on the millet production and the consumption. तो 220-50 वर्ड्स में जो है 15 नंबर का ये मार्क्स में पूछा गया था। दोबारा भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
मिलेट देखिए 9 तरह के मिलेट हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। फिंगर मिलेट जिसे हम लोग रागी कहते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली रागी के ऊपर ही फोकस होता है। इंडिया में 25 to 30% जो मिलेट ग्रो होता है बेसिकली वो रागी ही होता है। फिर हमारे पास जो है इटालियन मिलेट भी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुट्टू, चोला, सामा, ठीक है, झंगोरा, कोराले, ये थोड़ा इसका हिंदी और जो है डोमेस्टिक नेम है, बाकी वाले थोड़े इसके इंग्लिश नेम है। तो 9 तरह के हमारे पास मिलेट्स होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट जो है वो इंडिया में होता है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भैया हम लोग। एशिया का तो 80% मिलेट इंडिया में ही पैदा हो रहा है। पूरे ग्लोब का, धरती का 20% मिलेट हम लोग पैदा कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें काफी मिलेट इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं, बट कुछ मिलेट हमें इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सारी चीजें इंडिया में होती हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, जिस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए लिखता है इंडिया रिकॉर्डेड 27% ऑफ द ग्रोथ इन द मिलेट प्रोडक्शन 2021 के अंदर काफी प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे बढ़ा है 27%। Pearl millet 60%, followed by the sorghum 27% and the finger millet 11% are the major millets produced in India। और सबसे ज्यादा यहाँ पे किया जाता है रागी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिंगर मिलेट कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर फोकस बेसिकली इंडिया में रागी के ऊपर ही रहता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पे आते हैं। मिलेट्स के बेनिफिट की बात करें, वैसे थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है। 3 तरीके से जो है इसके बेनिफिट को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आता है हाई हेल्थ बेनिफिट, हाईली न्यूट्रिएंट कंटेंट इसके अंदर होता है। मिलेट के अंदर वीट के कंपैरिजन में 8 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, और राइस के कंपैरिजन में एटलीस्ट 32 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम होता है मिलेट्स के अंदर एज कंपेयर टू वीट एंड राइस। तो न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। ग्लूटेन फ्री होता है, तो जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह होता है उनको काफी बेनिफिट इसमें मिलता है। एंटी हाइपरटेंसिव होता है, इन्फ्लेशन रिडक्शन करता है, मतलब जो मोटापा वगैरह होता है उसमें काफी हेल्प करता है ये उसको कंट्रोल करने में। एंड इट इंप्रूव्स द डाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि इनके अंदर फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो हेल्थ बेनिफिट तो ऑफ कोर्स है ही। पुराने जमाने में दादा परदादा लोग यही खाया करते थे भाई। बाद में फिर वो 1960s के बाद, 1970s के बाद जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों की आदतें बदल गई, लोग राइस और वीट कंज्यूम करने लगे। पहले तो यही चीजें चला करती थी, बाजरे की रोटी बनाया करते थे पहले लोग, आजकल बाजरे की रोटी कोई बनाता नहीं है ना, चीजें चेंज हो गई हैं। इसे फैमिन रिजर्व भी कहते हैं, क्योंकि मिलेट को ग्रो आप सिर्फ 65 से लेके 80 डेज में मिलेट ग्रो कर सकते हो, और मिलेट की जो शेल्फ वैल्यू लाइफ होती है वो 2 साल की होती है। तो आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हो भैया, खराब नहीं होता है। तो इसलिए फैमिन रिजर्व इसको कहा जाता है। लो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो इसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और 65 से 80 डेज में ग्रो हो जाता है। तो काफी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं चाहिए इसको, केमिकल पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट इसको होती नहीं है, और एक्सपोर्ट में डिमांड होती है। तो आजकल तो विदेशों में भी लोग मिलेट की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, तो वो काफी डिमांड हो रही है, तो एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा खासा कर सकते हो आप लोग। इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ कोर्स है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जैसे आप राइस को देखें, राइस बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस करती है, पैडी कल्टीवेशन करते हैं तो, लेकिन यहाँ से तो भैया कार्बन ही स्टोर होता है, तो कार्बन रिमूव होता है एटमॉस्फेयर से, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रोट प्रोन है, जैसे कि आपको बताया, बहुत कम पानी में आप इसको ग्रो कर सकते हो। जैसे अगर कहीं पे हीट वेव वगैरह चलती है तो वहां पे भी आराम से ग्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हीट टॉलरेंट है आराम से। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो हीट वेव के चांसेस और बढ़ेंगे। तो मिलेट आने वाले समय की क्रॉप आप कह सकते हो। लेस वाटर इंटेंसिव होती है एज कम्पेयर टू राइस और अदर क्रॉप्स। कॉटन वगैरह में तो बहुत पानी चाहिए, शुगर केन वगैरह में, तो इससे बेटर है कि आप लोग मिलेट ग्रो करिए, है ना। और बहुत ऐसे एरिया में भी मिलेट ग्रो कर सकते हो जहाँ पे 350 mm से कम रेनफॉल होता है, तो क्योंकि यूजली ये ज्यादातर जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही इसको आप ग्रो करते हो। लेकिन इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद भी मिलेट के प्रोडक्शन में कुछ तो चैलेंजेस होंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहली बात तो ज्यादातर फोकस हमारा राइस और वीट के ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया। अवेयरनेस भी बहुत कम है लोगों में मिलेट को लेके। जिस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, डाइटरी हैबिट चेंज हो गई हैं, तो मिलेट के बेनिफिट अभी लोग उतना नहीं समझ रहे हैं जितना पहले समझा करते थे या हुआ करता था, है ना। 70s के बाद मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बाद में लोग वीट वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे। तो ये भी चैलेंजेस ही है कम से कम, क्योंकि डिमांड नहीं है ना, और लोग अवेयर ही नहीं है, तो डिमांड कहाँ से होगी? डिमांड नहीं होगी तो लोग सप्लाई भी नहीं करेंगे, प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। मोनोकल्चर ऑफ द रागी, जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर फोकस हमारे यहाँ पे रागी के ऊपर ही है। मध्य प्रदेश वगैरह राजस्थान में रागी ज्यादा होती है, तो दूसरे मिलेट्स के ऊपर फोकस करना भी जरूरी है। लो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि ज्यादातर एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर ही इसको पैदा किया जाता है, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से भी इसको फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं मिल पाता। एमएसपी वगैरह भी काफी कम दिया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, एक पीस ऑफ लैंड मेरे पास है, अगर मैं यहाँ पे मान लो मिलेट ग्रो करता हूँ और इसी में अगर मान लो मैं वीट ग्रो करता हूँ,
अगर मुझे वीट का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, उसका एमएसपी भी मान लो ज़्यादा है, सरकार उसको प्रोक्योर करती है, तो मेरे पास गारंटी है कि सरकार उसको खरीदेगी। लेकिन यहाँ पे एमएसपी भी बहुत कम है, सरकार गारंटी भी नहीं दे रही है, तो भैया मैं मिलेट क्यों ग्रो करूंगा? मैं तो वीट ग्रो करूंगा ना। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट भी है, जैसा कि वीट और राइस वाले केस में हार्वेस्टिंग करने के बाद आपके पास मशीनें हैं, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अभी तक उस तरह का हाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं मिलेट की प्रोडक्शन वगैरह को लेके, आपको पता होना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स वगैरह चलाई हुई हैं ऑलरेडी, जैसे हमारे पास एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रोग्राम, INSIMP इसको कहा जाता है। 2011-12 में इसको लॉन्च किया गया था, न्यूट्री सीरियल्स यानी कि मिलेट्स को ग्रो करने के लिए, और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ही पार्ट है। उसके अलावा हमारे पास जो है, इसको हम लोग ने PDS यानी कि जो अपना जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या MDM है, मतलब जो पोषण 2.0 है, उसके अंदर भी हम लोगों ने न्यूट्रिशन इनको यूज़ किया है। आजकल तो आंगनवाड़ी वगैरह में जो मिड डे मील वगैरह होता है, वहाँ पे बच्चों को मिलेट्स भी दिया जा रहा है ना? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, फाइबर रिच होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। MSP बढ़ाया गया है कुछ टाइम से मिलेट्स को लेके, और 2018 को हम लोगों ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर किया था। देखिए 2018 में ही क्वेश्चन आया था UPSC में, और 2018 में यहाँ से मिलेट को हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। 2023 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है ना यूनाइटेड नेशन ने, तो यहाँ से फिर से मिलेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। ट्राइबल मैट आर्ट वुमन इनटू योगा डे। तो योगा डे है आज, 21 जून है, पूरे साल का सबसे लंबा दिन है। आज समर सोलिस्टिस भी है। तो हर साल ऐसा ही होता है कि जो योगा मैट्स वगैरह होती हैं वो हम लोग अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं। तो इस बार जो थीम है योगा इंटरनेशनल डे की, योगा फॉर द वसुधैव कुटुंबकम, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देश में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी से मैट्स अक्वायर करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। जो हमारा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन होता है, जिसे ट्राइफेड कहते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी ट्राइबल अलग अलग कम्युनिटी से उनके जो मैट्स वगैरह हैं, जिनकी उनका हैंडीक्राफ्ट होता है, वो सारी चीजें वो हम लोगों ने खरीदा है। ठीक है, तो एक तो उनकी मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग होने के साथ साथ ट्राइबल कल्चर की लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगा, तो वो सब हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो इस बार जो है योगा डे के साथ साथ हम लोग ओशन रिंग ऑफ योगा भी करने वाले हैं। ये ओशन रिंग ऑफ योगा क्या है, ये इंडियन नेवी के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग इंडियन ओशन के अंदर अंदर अलग अलग जगहों पे योगा जो है वो वर्कशॉप्स वगैरह करेंगे। अलग अलग जो फ्रेंडली नेशंस हैं वहाँ पे, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जैसे रेड सी में, दुबई में मस्कट हो गया, मुम्बासा, तोमासिना एंड जकार्ता, फुके, और यहाँ पे फिर इंडियन ओशन के अंदर भी वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारी जो लोकेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं हमारी इंडियन नेवी ने, तो जहाँ पे योगा होगा, ये सब इंडियन फ्रेंडली कंट्रीज हैं। आप यहाँ पे नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो ये तो योगा के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। योगा की अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो पतंजलि योग सूत्रा के अंदर जो है, जो कि 4th सेंचुरी BC के अंदर लिखा गया था, मतलब 2-2.5 हजार साल पुराना यहाँ पे योगा का सिस्टम बनता है इंडिया में। और महाभारत की अगर बात करें तो 3 तरह की वैरायटी जो है योगा की बताई गई है, एक्शन, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग बेसिकली कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों की बात करता है। तो ये बात करता है बॉडी, माइंड और सोल की बात करता है। ठीक है, देखिए अगर आप कर्म करोगे तो आपकी बॉडी मजबूत रहेगी, अगर आप भक्ति करोगे तो आपका माइंड शांत रहेगा, अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ये माइंड, बॉडी और सोल तीनों की बात करता है योगा। योगा डे की जो बात करते हैं तो 2014 में यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रपोजल गया था इंडिया की तरफ से, तो बहुत सारी एक मेजोरिटी के साथ वर्ल्ड लीडर्स ने, दुनिया ने योगा को अपनाया था, और इसको हम लोग इंटरनेशनल योगा डे हम लोगों ने 2014 से इसको शुरू किया था। एक तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, 21 ऑफ डे जून इसका चूज किया गया था, क्योंकि इस दिन जो है समर सोलिस्टिस भी होता है। योगा का जो मतलब होता है वो होता है ज्वाइन और द यूनाइट, ये आपको अच्छे से पता है। तो योग मतलब जोड़ करना, इसको करता है माइंड, बॉडी और सोल तीनों को जोड़ता है। योगा को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसे योगा ऐप है, मोबाइल ऐप है ये, जो कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ के अंदर में की गई है, और WHO के और हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास 2015 के बाद एक प्रायोरिटी कैटेगरी के अंदर रखा गया है स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के अंदर, तो यानी कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, तो वहाँ पे योगा को एज अ इंटीग्रल पार्ट प्रायोरिटी बेसिस पे इंक्लूड किया गया है आफ्टर 2015। एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया है, जिसके अंदर जहां पे भी योगा होगा, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे 3 योगाओं को कंपलसरी कर दिया गया है, यम, नियम और आसना, ये 3 चीजों को, तो इसे कहते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल। उसके अलावा हमारे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर जो है योगा ट्रेनर्स को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है,
योगा सीखने के लिए और फिर पूरी दुनिया भर में जो है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये थोड़ा आपको योगा के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया समर सोलिस्टिस है, तो समर सोलिस्टिस जो है पूरे साल भर में सबसे बड़ा दिन होता है। क्योंकि इस दिन जो हमारा सन होता है वो कहाँ होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा है अपना ज्योग्राफी का या अपने जीसी लॉन्ग पढ़ी है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से बताया रोटेशन रेवोल्यूशन वाले पूरे चैप्टर में कि समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, है ना, नदर्न स्प्रिंग और सदर्न स्प्रिंग इक्विनॉक्स वगैरह जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से होते हैं। तो देखिए जब पूरे साल भर में जब हमारी अर्थ जो सन के चारों तरफ जब चक्कर काटती है, तो 21 जून को ये सिचुएशन होती है। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट होती है, 23.5। ये 21 जून को हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की तरफ टिल्ट होता है और सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर सन के पास में होता है तो यहाँ पे होती है समर। और 21 जून को हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है। क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल होता है तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है आज के दिन 21 जून को। इसके बाद सन जो है वो वापस जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिसे फिर बाद में जो है इक्विनॉक्स और फिर दिसंबर में, देखिए दिसंबर में सिचुएशन उल्टी होती है, टिल्ट तो अभी भी सेम है, वही 23.5। लेकिन इस समय जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो पास में होता है और नदर्न हेमिस्फीयर वो दूर होता है। तो क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पास में होता है तो दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। क्योंकि दिसंबर के महीने में क्या होता है, सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वर्टिकल होता है, तो वहां पे समर होती है। तो जहां पे सन वर्टिकल होगा भैया वहीं पे समर होगी। इस समय जो यहाँ पे है, और आपको पता ही है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया के मिडिल में से पास होता है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कितने स्टेट में से पास होता है और कौन कौन से स्टेट में से पास होता है। और मजा ही आ जाएगा अगर आप बताओगे कि वेस्ट टू ईस्ट वो कौन कौन से स्टेट में से पास होता है, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। चलिए, ये हो गया थोड़ा सा समर सोलिस्टिस के बारे में। तो इस तरह से थोड़ा योगा के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है इंडिया में, जिसे पूरी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो जगन्नाथपुरी की ये पूरी यात्रा होती है। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ये लिंक आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, आपको ये पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि उस पर ज़्यादा आप डिटेल में जाओ, बस कोई किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है तो आप जाके पढ़ सकते हो। तो शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, कल से शुरुआत हुई थी जगन्नाथ यात्रा की। और ये यात्रा निकाली जाती है बेसिकली दो टेम्पल्स के बीच में। एक टेम्पल होता है जगन्नाथ टेम्पल और दूसरा टेम्पल होता है गुंडीचा टेम्पल, ठीक है, गुंडीचा टेम्पल। दोनों के बीच में लगभग 3 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो एक टेम्पल से रथ यात्रा निकाली जाती है, दूसरे टेम्पल तक जाती है, कुछ दिन 3-4 दिन के बाद फिर वो वहां से वापस मेन टेम्पल में आता है। तो टेम्परेरी स्थान ये होता है, परमानेंट स्थान ये होता है जगन्नाथपुरी वाला। यहाँ पे 3 गोड्स को निकाला जाता है, मतलब 3 रथ होते हैं, चैरियट्स होते हैं, जिनको लोगों के द्वारा पुश किया जाता है फ्रॉम जगन्नाथपुरी टेम्पल टू गुंडीचा टेम्पल। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से 3 गॉड होते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ ऑफ कोर्स, लॉर्ड बल्लभद्र और गॉडेस सुभद्रा। तो ये एक पूरी फैमिली है बेसिकली तीनों गॉड्स की, ठीक है। उसमें फादर सन डॉटर वगैरह वो सब हैं। तो ये चैरियट निकाला जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ को कहा जाता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। जो गुंडीचा टेम्पल है इसे पुरी का वृंदावन भी कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए आपको दे देता हूँ, ठीक है। तीनों जो गॉड है थोड़े दिन के लिए गुंडीचा टेम्पल में रहेंगे, फिर उसके बाद वो वापस मेन टेम्पल में आ जाते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ का जो चैरियट होता है, भगवान जो जगन्नाथ जी का जो चैरियट होता है उसे कहते हैं नंदी घोष। बलभद्र का जो चैरियट होता है उन्हें कहते हैं ताला ध्वजा, ठीक है, ताला ध्वजा। गोडेस जो सुभद्रा होती हैं उनके जो चैरियट होता है उसे कहा जाता है दर्पादलन, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जब ये जर्नी आती है, मतलब गुंडीचा टेम्पल से वापस आती है, तो उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है बहुधा यात्रा, ठीक है। बहुधा यात्रा, पहले वो टेम्पल में जाता है फिर वापस आता है, इसे बहुधा यात्रा कहते हैं। 10 दिन का ये पूरा जो फेस्टिवल होता है कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है ऑन द सेकंड डे ऑफ द शुक्ल पक्ष इन जून और जुलाई। शुक्ल पक्ष में जो है इसको मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। हर साल जो सेकंड डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट होती है, ठीक है, आषाढ़ के महीने में, तो इसको किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा, जो ये गुंडीचा टेम्पल है इसका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अपने आप में बहुत यूनिक है और इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाती है तो इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर को मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, नागरा स्टाइल, वेसारा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल। वेसारा स्टाइल दो है, दोनों का मिक्सचर होता है ऑलमोस्ट,
नागरा स्टाइल जो है ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, और द्रविडियन स्टाइल ज्यादातर जो है वो सदर्न स्टेट्स के अंदर होता है। ये जो गुंडीचा टेम्पल है, इसका जो स्टाइल है वो आप कह सकते हो कि मोटे मोटे तौर पर नागरा स्टाइल के अंदर में ही पड़ता है। तो नागरा स्टाइल की जो खास बात क्या होती है, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक जो मंडप होता है, मंडप जहाँ पे जो है मूर्ति रखी जाती है मेन, उस मंडप के ऊपर जो है सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है, ठीक है, जिसे हम लोग शिकारा कहते हैं। शिकार, उस शिकारा के अंदर होता है गर्भगृह, जहां पे वो मूर्ति आइडल रखा जाता है। ये जो शिकारा होता है, यानी कि जो ऊंची बिल्डिंग होती है सबसे, इसके ऊपर जो है एक आमलक रखा जाता है, ठीक है, एक चोटी के ऊपर आमलक होता है। फिर अगर आप यहां से निकलते हो तो एक मंडप होता है। मंडप मतलब वो रास्ता जहां से निकल के आप वहां पे जाते हो, मेन डेटी तक जाते हो, तो मंडप में लोग बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वो सब होता है। और ये एक ऊंचाई पे होता है जिसे प्लिंथ कहते हैं, ठीक है। इसका ही जो वर्जन होता है साउथ इंडिया में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नाम के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी शिकारा होता है, ठीक है, वहां पे भी शिकारा होता है, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है मंडप का और इनका कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस होता है। तो उससे ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा द्रविडियन स्टाइल में, बट हम थोड़ा सा गुंडीचा के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा के अंदर यानी कि जो कलिंगा, ओडिशा के अंदर जो टेंपल आर्किटेक्चर है, आपको मैंने बताया कि नागरा स्टाइल के जैसा ही होता है, लेकिन उनके नोमेनक्लेचर का फर्क होता है। तो जैसे नागरा स्टाइल के अंदर क्या होता है, एक टावर होता है, एक हॉल होता है। टावर तो आप समझ गए होंगे, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है। हॉल आप मतलब मैं मंडप की बात कर रहा हूं, जहां पे भजन कीर्तन होते हैं, लोग गैदरिंग होती है। ओडिशा स्टाइल जो होता है, जो कलिंगा स्टाइल होता है, वहां पे टावर को कहा जाता है दियोल, और वैसे टावर को कहा जाता है शिखारा। तो यहाँ पे शिखारा का नाम बदल दिया गया दियोल। हॉल जो होता है मंडप, उसका नाम चेंज हो गया जगमोहल। ये 2 चीजें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मंडप मतलब जगमोहल, और शिखारा मतलब जो हाईएस्ट बिल्डिंग होती है उसे कहते हैं दियोल, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी दीवारें होती हैं, दियोल और जगमोहन की, मंडप की और शिखारा की, भैया वहां पे जबरदस्त तरीके से जो है स्कल्पचर्स बने होते हैं। एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री आपको वहां पे नजर आती है। तो ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके अलावा कौन कौन से टेम्पल वहां पे आप देख सकते हो, जैसे मुक्तेश्वर टेम्पल, भुवनेश्वर टेम्पल, ठीक है, राजा रानी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, सन कोणार्क टेम्पल, ठीक है। ये कुछ टेम्पल्स के एग्जाम्पल आप जो है कलिंगा स्टाइल के आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप गुंडीचा भी जोड़ सकते हो। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज टेम्पल आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा विशाल और एक्सपेंडेड टॉपिक है। तो अगर आप वहां से पढ़ना चाहें तो कोई यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, या फिर जो नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है उसके अंदर भी डिसेंट जो है दिया हुआ है। सीसीआरटी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा डिटेलिंग दिया हुआ है। जैसे भी आपका मन करे, जो आपको सुटेबल लगे। सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, आप सबको पता है, और यहाँ पे मैं ही क्लासेस लेता हूँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 अगर आप वहाँ पे कोड डालते हो तो 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर पर आराम से आप मैसेज वगैरह करके पूरी डिटेल यहाँ पे ले सकते हो, वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स के अंदर वही जीएस, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे सब कुछ आपका कवर होता है। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जाती है, डेली क्विज होते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, मतलब पूरा पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो कहता है व्हाट इज द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड द सीसीआई। कंटेंशन मतलब झगड़ा। क्या भैया झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, कोल इंडिया के बीच में और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में। एक पहले आपको बताता चलूं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है। देखिए, हम लोग बात करते हैं कैपिटलिज्म की, ठीक है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को हम लोग यहाँ पे डोमिनेट करता है, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है वो मिनिमम होता है। कंपटीशन जब हम लोग कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कंपनी पूरा प्रोडक्शन कर रही हो या 2 कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हो, है ना। अगर देखो मान लो कोई कंपनी है इंडिया में, अगर वो मोबाइल फोन बनाती है और एक ही कंपनी मोबाइल फोन बनाती है, तो यार वो कंपनी तो जनता को एक्सप्लॉइट कर सकती है, अपने मन मर्जी का प्राइस आपसे मांगेगा, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको देगा, जैसे इंडिया में पहले होता भी था। तो कंपटीशन जरूरी है। अगर कंपटीशन हेल्दी होगा तो आपको बेटर क्वालिटी भी मिलेगी, आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, इनोवेशन होगा। तो कंपटीशन इंश्योर करना जरूरी है इकोनॉमी को काम करने के लिए। अदरवाइज तो एक ही कंपनी आपको लूटती रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए 2003 के अंदर हम लोगों ने बनाया था अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में कंपटीशन रेगुलेटर है, 2009 के अंदर फाइनली एनफोर्स हुआ था, जो ये इंश्योर करता है कि मार्केट के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव माहौल होना चाहिए, ताकि कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपीट करें, कंज्यूमर को बेनिफिट मिले, प्राइस कम हो, क्वालिटी बेटर हो।
आज अपने पास जो है 50 तरह के मोबाइल की कंपनीज होती हैं, पहले तो हमारे पास एक भी नहीं हुआ करती थी। आज 50 तरह के टेलीविजन की कंपनी आपके पास आती है, बेटर क्वालिटी मिलती है आपको, बढ़िया फंक्शंस आपको मिलते हैं, प्राइस भी कम मिल देना पड़ता है। ऐसे ही कपड़े का, जूते का, मोबाइल फ़ोन, चश्मे, जो मर्जी बता लीजिए आप। मार्केट जब ओपन होती है, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, तो आपको बेटर क्वालिटी मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं। कॉम्पिटिशन ज़रूरी है ना? तो 2002 में बेसिकली जब हम लोगों ने कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया था, तो आप समझ लीजिए स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ये। तो उससे पहले भी हमारे पास हुआ करता था एमटीआरपी एक्ट, ठीक है, एमआरटीपी एक्ट, उसको हम लोगों ने रिप्लेस यहाँ पे कर दिया था। राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। इसके एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 दूसरे मेंबर होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब अगर किसी को सम्मन वगैरह देती है, तो आपको आंसर देने के लिए वहाँ पे आना पड़ता है। तो ये तो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपके पास शायद पहले से होगी। अभी न्यूज़ क्या है? अभी पकड़ते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया में 70% से ज़्यादा जो कोल माइनिंग की जाती है, वो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाती है। तो इनकी हो गई मोनोपोली। अब मोनोपोली की होने की वजह से ये क्या करते हैं, घटिया क्वालिटी का कोल प्रोवाइड कराते हैं और हाई प्राइस वसूल करते हैं। तो यही दोनों चीजें तो कंट्रोल करनी थी। अब हुआ मामला क्या 2017 के अंदर, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, घटिया क्वालिटी का कोल दिया हाई प्राइस के ऊपर, मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर, क्योंकि मोनोपोली है ना भाई, आप डिक्टेट कर सकते हो टर्म को। उस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में इनके ऊपर लगा दिया 559.01 करोड़ रुपए का फाइन। वो फाइन लगा दिया। कोल इंडिया लिमिटेड जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली वर्डिक्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा देखो, फाइन तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट में अपनी मोनोपोली पोजीशन का बेनिफिट उठा रहे थे, आप घटिया क्वालिटी का कोल दे रहे थे, वो भी हाई प्राइस पे। ये मामला पूरा बनता है। अब दोनों ने क्या क्या आर्गुमेंट यहां पे दिए। कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या आर्गुमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम तो सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी में हम लोग प्रॉफिट के लिए तो काम करते नहीं है, हम लोग तो कॉमन गुड के लिए काम करते हैं, आम आदमी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, है ना। और हमारी मोनोपोली हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारी मोनोपोली किसके अंदर में है, नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के तहत, क्योंकि सरकार ने जो देश में जितनी भी कोल माइंस थी, सबका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो इसलिए हम तो इसके अंदर में हैं। तो आप हमारे ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट नहीं लगा सकते। चलिए ठीक है, आपने ये बोला। दूसरी बात आपने ये कहा कि डिफरेंशियल प्राइसिंग, है ना, हम लोग अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, किसी से कम ले रहे हैं, किसी से ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वेलफेयर भी तो करना है, वेलफेयर भी तो करना है। तो वेलफेयर आप हमेशा फ्री में देकर तो नहीं कर सकते, कभी कभी आपको हाई प्राइस चार्ज करना पड़ता है। यहां से जो आपको पैसा मिलता है, आप उसको दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करते हो, तो इसने कहा इसलिए हम लोग डिफरेंशियल चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, ओके। दूसरी बात, फर्दर मोर कोल सप्लाई ऑल्सो हैज बियरिंग ऑन द लार्जर नेशनल पॉलिसी, क्योंकि कोल जो है वो सिर्फ एक रोक नहीं है, कोल जो है हमारी नेशनल पॉलिसी का पार्ट होता है, तो उसको इंश्योर करने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ये था पीएसयू का आर्गुमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान से सुना, उन्होंने बोला चलिए ठीक है बेटा, हो गए, आपने ये आर्गुमेंट दे दिया। अब आते हैं सीसीआई के ऊपर, उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया। तो डेफिनेटली सीसीआई के आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग रहे होंगे पीएसयू से। सीसीआई ने क्या कहा, सीसीआई ने ये कहा कि भैया पहली बात तो जो राघवन कमेटी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए ही नहीं कहा था, उन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी कहा था कि मोनोपोली चाहे किसी की भी हो, उसे रेगुलेट करना चाहिए। चलिए ठीक है। दूसरी बात, 2017 के बाद से कोल को एसेंशियल कम्युनिटी से बाहर रख दिया गया, तो नाउ कोल इज नॉट एन एसेंशियल आइटम आफ्टर 2017। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि मैं तो कॉमन गुड के लिए कर रहा हूं। इवन 2017 में गवर्नमेंट ने कोल से नेशनलाइजेशन एक्ट को भी रिमूव कर दिया। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि भैया राष्ट्रीयकरण हुआ था, मैं तो इसी वजह से जो है अपनी पोजीशन का बेनिफिट उठा रहा हूं। तो दोनों ही चीजें, आपका जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल फ्रॉड है ना। दूसरी बात, स्टेट मोनोपोलीज वर नॉट कंड्यूसिव टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, दे कुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन अ स्टेट ऑफ इनएफिशिएंसी एंड शुड इंस्टेड ऑपरेट अमिड कंपटीशन। यानी कि जो राघवन कमेटी थी, उसने ये कहा था कि जो स्टेट यानी कि जो सरकारी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, उनको भी कंपटीशन करना पड़ेगा मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, तो उनको आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे सकते। ये कंपटीशन का जमाना है, ओपन मार्केट का जमाना है। चलिए जी। दूसरी बात, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर
2010 में पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी नहीं है। सिर्फ 67% शेयर ही गवर्नमेंट के पास है। बाकी जो 33% शेयर है वो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स के पास है। तो फिर आप कैसे कह सकते कि भाई मैं सरकारी कंपनी हूँ? अरे प्राइवेट लोग बेनिफिट उठा रहे हैं ना। तो आप जो घटिया क्वालिटी का हाई प्राइस पे कोल दे रहे हो तो उसको किसी को तो बेनिफिट मिल रहा है ना? सबसे बड़ी बात। और इससे कंज्यूमर को डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। आप किसी को कोल बेचोगे, उस कोल से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोडक्शन होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी तो बाद में कंज्यूमर के पास ही जाएगी ना भाई। अगर ये हाई प्राइस पे आप कोल बेचोगे तो महंगी बिजली पैदा होगी, महंगी बिजली पैदा होगी तो कंज्यूमर को महंगा प्राइस देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को आप लॉस कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसीलिए आपके ऊपर जो है हम लोग फाइन लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बातें दोनों बड़ी ध्यान से सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यही कहा कि जो फाइन लगाया गया है 591.01 करोड़ रुपए का वो बिल्कुल सही है और कोल इंडिया को ये देना पड़ेगा। ये पूरा मामला जो है यहाँ पे बनता है। चलिए जी, आज बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर। सेमीकंडक्टर फैब द अनफिनिश्ड एजेंडा। देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ऑफ कोर्स पहले से होगा ही। ये मैंने लास्ट वीक भी आपको करवाया था, लास्ट वीक का कंटेंट है। सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया में क्या-क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं, सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये लास्ट वीक का कंटेंट है तो इसको मैं आज ऐसा चार्ज नहीं करवाऊंगा, ठीक है? कौन-कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेमीकंडक्टर की लोकेशन की इंडस्ट्री के लिए, कौन-कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, ये आपने पिछले हफ्ते पढ़ लिया होगा। आज इसके अंदर हम कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है? तभी तो मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में। नया इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पहली बार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हाथ पैर मार रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई स्टेप लिए हुए हैं। 2007 के अंदर सबसे पहली बार गवर्नमेंट ने सीरियस स्टेप लिया था। तब हम लोगों ने बनाया था स्पेशल इंसेंटिव पैकेज सेमीकंडक्टर को लेके, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। किसी ने इन्वेस्ट किया ही नहीं, सरकार ने कुछ किया ही नहीं। फिर सेकंड अटेम्प्ट लिया गया मॉडिफाइड एसआईपी, मतलब मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज 2012 के अंदर। इसने थोड़ा सा बेटर किया। इसमें हमारे देश की कंपनीज ने वर्ल्ड की हर कंपनी के साथ नेगोशिएशन किया, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम आपको इंसेंटिव देंगे। और फाइनली दो जगह पे बात बनी। जो इंडिया की कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, इन्होंने आईबीएम और एक इजरायली कंपनी थी तोरजैज करके, जिसके साथ इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया में फैक्ट्री बनाएंगे। पहला तो इनिशिएटिव ये था। दूसरा इनिशिएटिव था हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन का विद एस्ट्री माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ी सी उम्मीद नजर हुई आई थी कि इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब बन सकती है, लेकिन जगह भी फाइनल हो गई थी, सब कुछ फाइनल हो गया था। 10 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाना था। 5 बिलियन सरकार को इंसेंटिव देना था यहाँ पे, फर्टिलाइज मतलब इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ऑल दैट, टैक्स कट वगैरह देने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये तो हम लोगों ने प्रीवियस अटेम्प्ट किए। चाइना ने भी ऐसा ही किया। अब चाइना में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पिछले 15 से 20 सालों में ही डेवलप हुई है। तो इंडिया ने देखिए 2007 में स्टेप लेने शुरू कर दिए थे। अगर उस समय सरकार सीरियस होती तो 2023 तक आते आते कुछ ना कुछ हम लोग कर चुके होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग पीछे रह गए। चाइना ने क्या किया? चाइना ने इतने जल्दी टाइम में कैसे कर लिया? चाइना की सरकार, पहली बात तो भैया गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो $10 बिलियन तो लाइक चिल्लर है उनके लिए, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई फैक्ट्री नहीं बनाई। दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री थी जो लॉस में चल रही थी, उन्होंने उनको अक्वायर किया, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, जो कमियां थी उनको दूर किया। और चाइना के अंदर वैसे भी लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उनकी पहले से ही बहुत ज्यादा सेटअप है, तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिला। और ये बेनिफिट मिलते मिलते पिछले 15-20 सालों में चाइना भाई एकदम से वर्ल्ड पावर बन गया। अब अमेरिका को, यूरोप को रियलाइज हुआ कि यार ये हमसे गलती हो गई, लेकिन चाइना आपके हाथ से निकल चुका है। चाइना, और वैसे भी रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर चाइना की वैसे भी सुपरमेसी है। वही मोस्टली रेयर अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल भी करता है दुनिया भर में। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं ये हमारी चिप मेकिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब से अमेरिका ने और यूरोप ने रियलाइज किया है, चाइना उनसे आगे निकल चुका है। फाइनली अमेरिका ने और यूरोप ने कुछ, जैसे उन्होंने चिप्स एक्ट बनाया है, अमेरिका ने साइंस एक्ट बनाया है, जिसमें वो सेमीकंडक्टर कंपनीज वगैरह को प्रेशराइज करती हैं कि आप चाइना के अंदर मत जाइए, आप अमेरिका में आइए। लेकिन चाइना काफी आगे निकल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहली बात तो अगर अभी कुछ करने जाएगा सेमीकंडक्टर में, तो आपको चाइना से सीधा सीधा कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका वो पहले ही आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे।
क्योंकि उनके अंदर तो चिप सेक्टर उन्होंने बना दिया है, टेक्नोलॉजी आपको इजीली ट्रांसफर तो करेंगे नहीं वो लोग। हो सकता है कि भाई कल हम भी लोग चाइना जैसा बिहेव करने लगे तो उनके मन में भी डर है कहीं ना कहीं। तो इंडिया को इस समय सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लेके आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो सीधा चाइना से कंपटीशन है और दूसरा अमेरिका और यूरोप जो है आपको वेलकम नहीं करेंगे। और वैसे भी चिप जो मेकिंग जो पूरी प्रोसेसर होती है बहुत रिस्की होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये क्या मतलब हुआ एब्सोल्यूट का, देखिए सेमीकंडक्टर जो होती हैं टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जो चिप होती हैं ये लगातार अपडेट होती रहती हैं, हर 18 से 20 महीने में अपडेट होती हैं। इसका मतलब जो पुरानी चिप थी वो उनका कोई यूज नहीं होता, आपको नई चिप बनानी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल के अंदर लगभग 20 से 22 महीने के अंदर आपको आपकी जो भी लागत है वो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आप नया चिप बनाओगे। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो आपको वो रिकवर करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, अगर आपको नेक्स्ट अपडेट करना है तो, क्योंकि चिप मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप ये कैसे रिकवर करोगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स? खाली डोमेस्टिक डिमांड से तो नहीं कर सकते, तो आपको ग्लोबल डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। आप जो है 10-20 चिप बना के ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैंने काम कर दिया। अरे आपको करोड़ों चिप्स बनानी पड़ेंगी, और सिर्फ लोकल मार्केट के नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनानी पड़ेंगी, तब जाके जो आपकी डिमांड जो है वो पूरी होती है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से खाली काम नहीं चलेगा। जो ग्रीन फील्ड लोकेशन होती है यहाँ पे चिप इंडस्ट्री को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जहां पे पहले ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है वहां पे बनाना आसान है, क्योंकि नई जगह पे बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत सारे केमिकल्स, गैसेस, साफ पानी, ट्रेंड वर्कर सबको वहां पे लेके आना पड़ता है, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर बाद में क्वालिटी भी मैटर करती है। हल्की सी भी क्वालिटी अगर डाउन होती है चिप की तो पूरा जो है वो फैक्ट्री खत्म हो जाती है। अब जो चिप मेकिंग इंडस्ट्री में 3 स्टेज होती हैं, मतलब 3 तरह की चिप्स होती हैं। एक होती है लॉजिकल, एक होती है मेमोरी और एक होती है एनालॉग फैब। इनमें से जो लॉजिक प्रोसेसर होता है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का बिल्कुल बैकबोन होता है। ये सबसे महंगा होता है और सबसे ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है। मेमोरी और एनालॉग वाला उतना महंगा नहीं होता, लेकिन जो लॉजिक प्रोसेसर इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इंडिया के सामने समस्या ये है कि हम लोग क्या करें, हम लॉजिक करें, मेमोरी बनाएं या एनालॉग बनाएं। क्योंकि अगर हम मेमोरी या एनालॉग अगर हम लोग फैब बनाते हैं तो उसके अंदर तो ज्यादा पैसा है नहीं, तो आपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा लगाओगे तो रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। लॉजिक और प्रोसेसर लगाओगे तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। तो समस्या जो है यहाँ पे खड़ी हुई है। तो इन्होंने फाइनली यही कहा है कि इंडिया क्या कर सकता है, जो चीज चाइना ने की है हम भी वही कर सकते हैं। कुछ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उनको अक्वायर कर सकते हैं, फिर उनके बेसिस पे हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह सप्लाई चेन इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं, वो सब हम लोग कर सकते हैं रादर देन ग्रीन फील्ड, ठीक है। और जैसे हम लोग एटीएमपी के ऊपर फोकस करते हैं, एटीएमपी का मतलब होता है असेंबली पैकेजिंग मार्केटिंग वगैरह, उसके ऊपर फोकस करें। इंडिया में अभी सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो सेमीकंडक्टर जो है असेंबली मार्केटिंग पैकेजिंग वगैरह करती है। चाइना के अंदर जो 100 से ज्यादा है। अगर चिप मेकिंग नहीं कर सकते, कम से कम चिप मेकिंग असेंबली और मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये कुछ इन्होंने ऑल्टरनेटिव यहाँ पे बताया जो इंडिया यहाँ पे कर सकता है। बाकी जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो इंडिया ने स्टेप यहाँ पे लिए हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम वगैरह है वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये लास्ट वीक का कंटेंट है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलो तो आज के लिए इतना ही है। कल के कुछ एडिशनल आज कुछ एडिशनल आर्टिकल भी दिए हुए हैं, तो मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए हुए हैं, इसके बारे में हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। तब करेंगे चर्चा जब वो कुछ अग्रीमेंट वहाँ पे करेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट ये वाला टॉपिक हम लोग लास्ट वीक वैसे कर चुके थे, इसको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ मैं कल। और उसके अलावा जो है पंजाब से न्यूज़ है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर नहीं होंगे, वो अभी वहाँ के सीएम होंगे। उसके अलावा 1-2 आर्टिकल और यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।